नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। टुडे आज में हम मिडिवल हिस्ट्री देख रहे हैं, मध्यकाल का हिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे चोल। आज दक्षिण भारत में फिर से एक बार चोल। चोल दो तरीके के थे। एक प्राचीन काल में चोल थे, प्राचीन चोल, और एक है मध्यकाल के चोल। जो मिडिवल हिस्ट्री है भारत का, तो उसमें आपको चोल पढ़ रहा है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी तुलना में, अर्थात मध्यकाल के चोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत से जब भी क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री के, किसी भी कोर्स आप देखेंगे एग्जाम में, सिलेबस में ये जरूर रहेगा चोल, और एक ना दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो फोकस हमारा इसी पे रहेगा, मध्यकाल के चोल। चोलों का पहले पृष्ठभूमि देखिए। चोल कहाँ पे है? दक्षिण भारत में है। जो दक्षिण भारत है हमारा, नर्मदा के नीचे वाला, तो इसमें विशेषकर तमिल क्षेत्र बोला जाता था। आज के डेट में तमिलनाडु जो आप दिखते हैं, कुछ इस तरीके से मैप मिलेगा, तमिलनाडु। यही पे क्या थे? चोल शासन करते थे। पहले चोल क्या थे तो बोलेंगे, चोल जो थे वो पल्लव के सामंत थे। पल्लव कौन थे? कांची के पल्लव, कांचीपुरम के पल्लव, तो पल्लव के सामंत थे। बाद में धीरे धीरे इन्होंने पल्लव को पराजित किया। पल्लव के बाद इनका राष्ट्रकूटों के साथ युद्ध हुआ, बोलेंगे राष्ट्रकूट। धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहे हैं। पल्लव राष्ट्रकूटों को पराजित किया इनका, फिर केरल पुत्र जो केरल में है, और उत्तर में जो इनके चालुक्य हैं, बेगी के चालुक्य, इनके साथ युद्ध हुआ। लगातार इस तरीके से युद्ध करके इन्होंने एक चोल साम्राज्य की स्थापना की। महान चोल साम्राज्य था, सिर्फ भारत के अंदर नहीं विदेशों में भी था। तो साम्राज्य की स्थापना किया था चोल साम्राज्य। एक बार फिर से देखिए, चोल क्या है? बोलेंगे दक्षिण भारत में चोल थे, मध्यकाल के चोल। इनका उदय 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, जब मध्यकाल जन्म लिया था। उसी समय पल्लव जो थे, इनके ये पहले सामंत थे। एक नाम आता है सामंत। पहले ये सामंत थे, बाद में पल्लव से इन्होंने राज अधिकार छीन लिया, अर्थात पल्लव के उत्तराधिकारी हुए। इनका राष्ट्रकूटों के साथ भी युद्ध हुआ, केरल पुत्र के साथ युद्ध हुआ, और चालुक जो बेगी के चालुक थे, इनके साथ भी युद्ध हुआ। कर्नाटक में बेगी चालुक के। इस तरीके से इन्होंने लगातार युद्ध के द्वारा एक साम्राज्य की स्थापना की। इनका जो साम्राज्य था सिर्फ भारत के अंदर नहीं, इनका साम्राज्य श्रीलंका, मालदीव, और इवन आसियान कंट्री के कुछ हिस्सों में था। आसियान क्षेत्र देश हैं जो दक्षिण पूर्वी एशिया देश, इंडोनेशिया, सुमात्रा देखेंगे, बाली, तो यहाँ भी इनका थोड़ा प्रभाव था। मलेशिया, कंबोडिया, म्यांमार जैसे देशों में। तो इसलिए इसे बोला जाता है चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अब आज एक बार फैक्ट में थोड़ा सा, बाकी तो प्राचीन चोल जैसा ही बहुत सारा मिलता जुलता नाम है, और जो नाम आएंगे वो काफी टफ रहता है इसमें। फैक्ट में चले पहले, जो चोल है, चोल वंश का संस्थापक कौन है? बोलेंगे विजयालय। विजय प्लस आले विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। ये प्रोनाउंसिएशन दक्षिण भारत में, क्योंकि लैंग्वेज अलग है, तमिल लैंग्वेज है, तो नाम थोड़ा सा टफ हो जाता है, जटिल हो जाता है। फिर भी कोशिश करिए ब्रेक करके पढ़ने का। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। बोलेंगे पल्लव के सामंत थे। अंकुश शासक आए बाद में, जैसे आदित्य आया। राजा राजेंद्र, राजा राजेंद्र, कुल्लुतुंगा, फिर लिखेंगे राजाधिराज। इस तरीके से राजा हुए हैं। इसमें से सबसे पहले देखिए, जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ आपको ही बताऊंगा। इसमें राजा राजेंद्र और कुल्लुतुंग, यही तीन इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? राजा के समय वास्तविक रूप से इतिहास चोलों का उदय हुआ। वास्तविक इतिहास चोलों का, बोलेंगे राजा के समय उदय हुआ। राजा ने राष्ट्रकूटों को पराजित किया।
केरल पुत्रों को सिलोन, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, इसके साथ मालदीव, इसको विजय किया। तो राज राजा जो था, बोलेंगे वास्तविक इतिहास जो चोलों का उदय हुआ राज राजा के समय हुआ है, विजय किया। इस तरीके से एक मैप में देखिए थोड़ा सा, ये श्रीलंका, ये मालदीव, पूरा साम्राज्य आ चुका था चोल साम्राज्य के अंदर में, इसके समय, राज राजा के समय। हालांकि बोला जाता है सिर्फ इसने उत्तरी श्रीलंका को विजय किया था, बाद में इसका जो पुत्र आया राजेंद्र एक ने पूरा श्रीलंका को विजय किया, फिर अंडमान निकोबार इसको विजय किया, और जो आसियान कंट्री आपको दिखाई देता है उस क्षेत्र को भी इसने लगभग विजय किया था। कारण क्या है विजय का, तो इसमें भी हम देखेंगे। फिलहाल राज राजा ने एक मंदिर का निर्माण किया था, उस मंदिर का नाम लिखिए आप कि राज राजा ने एक मंदिर का निर्माण किया था, उसे बोलते हैं बृहदेश्वर मंदिर या राज राजेश्वर मंदिर, राज राजेश्वर मंदिर, इसका दूसरा नाम है बृहदेश्वर मंदिर। कहाँ निर्माण किया है, तंजौर। तंजौर, जो चोल है इनकी राजधानी क्या है, चोलों की राजधानी बोलेंगे तंजौर है, उत्तरी तमिलनाडु मिलेगा तंजौर, आज के डेट में तंजावुर, तो तंजौर राजधानी थी। तंजौर में ही राज राजेश्वर मंदिर, जिसका सेकेंड नाम है बृहदेश्वर मंदिर, उस समय का सबसे बड़ा मंदिर था। मध्यकाल में पूरा इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर था राज राजेश्वर मंदिर, 216 फीट था। किसने निर्माण किया है, बोलेंगे राज राजा ने मंदिर का निर्माण कराया था। किसको समर्पित है मंदिर, बोलेंगे भगवान शिव को समर्पित है। तो ये कुछ फैक्ट है। राज राजा राजेश्वर बृहदेश्वर, इनका एक पुत्र है आगे राजेंद्र, इनके ही उत्तराधिकारी हुए राजेंद्र, जो पूरा चोल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, अर्थात चोल राज्य का सबसे महान शासक समझिए। चोलों का महान शासक होने सबसे महान लिखेंगे राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम न सिर्फ दक्षिण भारत में बल्कि उत्तरी भारत पे भी अटैक किया। उस समय गंगा की घाटी पे देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ दक्षिण भारत है कुछ इस तरीके से, तो उत्तर भारत पे अटैक हुए। उत्तर भारत पे जो अटैक हुए किसके समय हुए हैं, तो राजेंद्र प्रथम के समय अटैक हुए। इसने गंगा की घाटी, ये पूरा इलाका जो है इस पे अटैक किया, खासकर बंगाल, तो बोलेंगे गंगा की घाटी पे अटैक किया। वही गंगा की घाटी जो मगध साम्राज्य था, पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी, कभी उत्तर भारत से दक्षिण भारत पर अटैक होते थे। अब राजेंद्र के समय उल्टा हो गया था, इतना महान शासक था, इसकी नौसेना मजबूत थी, इसने क्या किया, दक्षिण से अटैक किया, उत्तर की ओर गंगा की घाटी को भी विजय किया था। और इस उपलब्धि में इसने गंगई कोड चोलपुरम, एक नया शहर का निर्माण किया था। देखिए, गंगई कोट चोलपुरम कभी कभी पूछ लेता है क्या है गंगई कोट चोलपुरम, बोलेंगे एक शहर है, इस शहर में काफी सारे मंदिरों का निर्माण किया, एक नया शहर बनाया। इसलिए बनाया, नाम से पता चलता है गंगई कोट चोल, अर्थात गंगा को विजय करने वाला। गंगा को विजय करने वाला कौन था, बोलेंगे राजेंद्र प्रथम। साथ साथ में इसने क्या किया, श्रीलंका को विजय किया, मालदीव को विजय किया, अंडमान निकोबार तक को विजय किया था। पूरा पूर्वी भारत के जितने भी बंदरगाह थे, बंगाल की खाड़ी से लेके बोलेंगे जो लास्ट कन्याकुमारी तक है, इस साइड अंडमान निकोबार मालदीव सारे को विजय किया था इसने, और एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया। तो नौसैनिक शक्ति थी चोल। यह है आपका राजेंद्र प्रथम, महान प्रतापी शासक।
और कुल्लू तुंग है, कुल्लू तुंगा। इसने भी लगातार बनाए रखा चोल साम्राज्य को। हालांकि कुछ विशेष उपलब्धि नहीं थी, लेकिन चीन के साथ व्यापार बढ़ाने में, शांति व्यवस्था बनाए रखने में इसने कुल्लू तुंगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या नाम है? एक शासक है कुल्लू तुंगा। पढ़ना सिर्फ आपको दो ही है, राज राजा या राजेंद्र प्रथम। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ओवरऑल एक बार कि अटैक क्यों हो रहे थे, मालदीव पे क्यों विजय किया, श्रीलंका क्यों विजय किया। सबसे पहले बोलेंगे व्यापार एक कारण है, व्यापारिक कारण। ट्रेड होते थे उस समय दक्षिण भारत के जो चोल साम्राज्य था, इसका ट्रेड हो रहा था, समुद्री व्यापार। अलग अलग थे, सूती कपड़ा हो, हाथी दांत हो, मसाला हो, ट्रेड हो रहे थे उस समय, अलग अलग राष्ट्रों के बीच हो रहे थे। इस साइड में जो आपके आसियान कंट्री थे और चीन, तो चीन प्लस आसियान देश, तो बाजार का बड़ा हिस्सा कब्जा करना था। बाजार का एक बड़ा क्षेत्र कि कौन कब्जा करे, अर्थात सबसे अधिक ट्रेड किसका हो। जो ट्रेड है, व्यापार सबसे अधिक कौन करे, राजस्व कौन जनरेट करे सबसे अधिक। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए थी एक भारी भरकम नौसेना। नौसेना और ट्रेड में कोई बाधा उत्पन्न न करे। पूरा हिंद महासागर जो था, इसके आगे लिख लीजिएगा कि हिंद महासागर का जो ट्रेड है, व्यापार, वह सुरक्षित रहे। एक पूरा सिनेप्सिस देखिए समझने के लिए। क्या कारण था कि राज राजा हो, राज राजा या राजेंद्र प्रथम ये पूरा चोल साम्राज्य को मजबूती दे रहे हैं, नौसैनिक शक्ति बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उस समय समुद्री व्यापार होते थे, हिंद महासागर में ट्रेड होता था, ट्रेड को सुरक्षित रखना था। आसियान देश के साथ ट्रेड, चीन के साथ ट्रेड हो रहा था, तो जहाज जा रहे थे, श्रीलंका से बाईपास कर रहा था, इधर मालदीव से, प्लस पश्चिम की ओर यूरोप और अफ्रीका, यूरोप, अरब, अफ्रीका, सारे जगह ट्रेड थे, ओपन थे। तो जहाज सुरक्षित रहे, व्यापार में कोई बाधा न आए, सबसे अधिक बाजार पे कब्जा चोल साम्राज्य का रहे, ताकि एक राजस्व जनरेट हो, रेवेन्यू आते रहे। इसके लिए मजबूत नौसेना की आवश्यकता थी, तो इन्होंने बनाया। और इसमें जो बाधा उत्पन्न कर रहा था श्रीलंका, श्रीलंका को विजय किया गया। उस समय श्रीलंका का नाम था सिलोन, और मालदीव को विजय किया गया। देखिए आज भी भारत के लिए प्रॉब्लम उत्पन्न कर रहे हैं, आज भी वही चल रहा है। प्राचीन काल का जो भी इतिहास है, नीति नियम है, वह बार बार रिपीट होते हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है, इतिहास की बहुत बड़ी विशेषता है, इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। आज फिर से बात आ रहा है हिंद महासागर के ट्रेड को सुरक्षित रखने के लिए। सबसे बड़ी चुनौती उभर के आया है चीन, जो पूरा हिंद महासागर पे कब्जा कर रहा है एक तरीके से। इंडो पैसिफिक हो गया। रिजल्ट ये है, तो रिजल्ट ये है कि व्यापार को सुरक्षित रखना है। बाधा आता है हमेशा श्रीलंका, कभी चाइना के फेवर में चल जाता है, कभी मालदीव चल जाता है, और भारत के लिए हमेशा से क्या करते हैं, खतरा उत्पन्न करते रहते हैं। तो कुछ नया नहीं है, फिर से रिपीट हो रहा है। भारत को चाहिए था कि एक बार फिर से चोल के जैसा एक रणनीति अपनाए, मालदीव पे कब्जा कर लेता और सिलोन पे कब्जा कर लेता, करंट में हो सकते हैं। ये तो भारत के लिए इतने बड़े भविष्य में खतरनाक देश हो जाएंगे कि भारत अनुमान भी नहीं लगा सकता, एक छोटा सा देश। तो ये जानते थे राजेंद्र राज राजा, इनको विजयी करना जरूरी है, अदरवाइज ट्रेड बाधित होगा और इनका पतन होगा। राजस्व अर्जित करते थे, अलग अलग डाइवर्सिफाई इनके पास स्वीकृति थी, मसाले का ट्रेड हो रहा था, तो ये था। एक बार थोड़ा सा प्रशासन शासन समझ लेते हैं। प्रशासन में क्या था बोलेंगे, देखिए प्रशासन थोड़ा समझ लेते हैं। क्या बोलेंगे प्रशासन में कि राजा सरबोस था,
राजा को मदद करता था एक मंत्री परिषद। और पूरा सिस्टम कैसे चलता था तो बोलेंगे अधिकारियों के द्वारा चलता था। अधिकारियों में दो तरीके के अधिकारी थे, उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी। उच्च को पेरुंदारम, तिरुदारम। देखिए नाम थोड़ा सा टफ पड़ता है, पेरुंदारम तिरुदारम। तो उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी। जो राजा था सर्वे सर्वा था, सर्वोच्च था, न्याय प्रणाली हो या असीम शक्ति हो राजा पे निहित थे। लेकिन मंत्री परिषद की सलाह पे काम करता था, प्लस अधिकारियों की सलाह पे भी काम करता था, पूरा सिस्टम काम करता था इस तरीके से। अधिकारियों का एक नौकरशाही व्यवस्था मजबूत था। नौकरशाही शब्द आता है, कभी फैक्ट में पूछ लेता है, चोलों की मजबूत नौकरशाही व्यवस्था थी। इनका राज कैसे चल रहा था तो मजबूत नौकरशाही की बदौलत। बोलेंगे मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था नौकरशाही सिस्टम, इंटीग्रेटेड था अर्थात एकीकृत व्यवस्था से चलता था। राज्य को बांटा गया था, जैसे बांटने का सिस्टम था मंडलम, नाडु, बलनाडु। एक शब्द है, मंडलम का मतलब है राज्य, लिख लीजिएगा। मंडलम का मतलब होता है राज्य। नाडु का मतलब होता है, मतलब एक तो साम्राज्य हो गया, टोटल चोल साम्राज्य है। मान लेता हूँ ये चोल साम्राज्य है, तो इसके अंदर राज्य, इससे आप बोलेंगे मंडलम। मंडलम के अंदर एक नाडु बना लीजिए, समझ लीजिए कि जिला। तो नाडु, नाडु के अंदर बलनाडु मतलब गांव का समूह। और लगातार इनका सर्वे होते रहता था। एक नाडु के गांव दूसरे बलनाडु में, बलनाडु के गांव नाडु में जाते थे। लगातार सर्वे होते रहता था। और इनकी सीमा क्या थी तो प्राकृतिक सीमा थी। एक दूसरे से अलग कैसे हो रहे हैं, प्राकृतिक सीमा, जैसे बोलेंगे पर्वत पहाड़ियों के द्वारा, या फिर कुछ कृत्रिम या प्राकृतिक तालाब झीलों। तो ये है, प्रशासन का सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग था इनका। इनका प्रशासन के अंदर में और दो चीज आते हैं जिसको नोट करना है आपको। दो चीज कौन कौन से हैं, एक है शहर, दूसरा है गांव। ये दोनों स्वायत्त होते थे। तो प्रशासन का एक सिस्टम है स्वायत्ता। प्रशासन में किस तरीके की स्वायत्ता थी बोलेंगे, जो शहर थे और जो गांव थे इनकी एक स्वायत्ता थी। राजा कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता था, न ही अधिकारी कर सकता था। तो चोलों की विशेष खूबियत थी जो प्रशासनिक सिस्टम का, कि शहर जो थे इंडिपेंडेंट थे, स्वायत्त थे, गांव स्वायत्त था। इनको चलाता कौन था, इनकी खुद की एक समिति होती थी, कमेटी के द्वारा चलते थे। अर्थात उसमें चुनाव होता था कमेटी का। कैसे लोग चुन के एक समिति में भेज रहे हैं कुछ लोगों को, कुछ लोग ही क्या चलाएंगे, प्रशासन चलाएंगे। चुनाव होता था, इस कमेटी के द्वारा ही प्रशासन चलता था। तो सवाल था अधिकारियों का क्या रोल था। ये अधिकारी क्या करते थे, राज के जो अधिकारी थे ओनली सलाह देते थे या पर्यवेक्षण का काम करते थे, लेकिन किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। अंतिम आदेश जो भी कमेटी मानती थी गांव का, उसको मानना होता था। शहर का भी इसी तरीके से। तो बोलेंगे जो प्रशासनिक सिस्टम में इनका जो शहर था और गांव थे स्वायत्त था, अर्थात शहरी प्रणाली और ग्रामीण प्रशासन पूरी तरीके से स्वतंत्र थे। लिख लीजिए, ग्रामीण प्रशासन पूरी तरीके से स्वायत्त था। ग्रामीण स्वायत्ता थी प्रशासन में। जो चोल थे इन्होंने लगातार सिंचाई की नई नई विधियों का विकास किया था, सिंचाई का विस्तार किया। कैसे विस्तार किया सिंचाई का, बोलेंगे तालाब बनवाए,
नहर बनवाए, कृत्रिम झीलों का निर्माण किया, बांधों का निर्माण किया। जैसे राजेंद्र एक ने कावेरी नदी में बांध बनाया था, कावेरी पर बांध बनाए गए। किसने बनवाया था कावेरी में बांध? राजेंद्र ने। क्यों? क्योंकि पानी की कमी थी। आज भी देखेंगे तमिलनाडु का जो एक हिस्सा है, इसमें पानी की बहुत कमी है। इस साइड में चाहिए था कि पानी हमेशा अवेलेबल रहे। एक तो बंजर जमीन, गोंडवाना लैंड का भाग है, काफी कठोर है, जलोढ़ मृदा की कमी है, कावेरी ओनली डेल्टा बना रही है, पर्वत पठारों से भरा हुआ है। रिजल्ट है एग्रीकल्चर कम हो रहे थे। उस कंडीशन में चाहिए था कि नई नई सिंचाई की विधि हो, टेक्नोलॉजी हो, तो तालाबों का निर्माण, नहरों का निर्माण, झीलों का निर्माण किया गया, बांध भी बनाए गए। कावेरी नदी पर बांध बनाया राजेंद्र एक ने। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा झील, 14 मील तक का झील दिखाई देता है गंगईकोंडचोलपुरम में। राजेंद्र एक के समय गंगईकोंडचोलपुरम शहर बसा था, तो गंगईकोंडचोलपुरम में इसने एक झील का निर्माण किया था। ये झील कितना था? 14 मील का झील था, अर्थात इसे आप किलोमीटर में बोलेंगे तो ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर का झील है। इतना बड़े झील का, कृत्रिम झील का निर्माण किया था। पानी को स्टोर करने का एक तरीका था। अब ट्रेड थोड़ा देख लीजिए व्यापार का। व्यापार, व्यापार दो तरीके से होते हैं कहीं भी। एक होता है घरेलू व्यापार, जो देश के अंदर होता है या साम्राज्य के अंदर, उस समय साम्राज्य हुआ करता था। एक होता है विदेशी व्यापार। तो चोल काल में भी व्यापार हो रहे थे, और व्यापार तो चरम पे था, इंटरनेशनल लेवल पे स्टीम पहुंच चुका था। बोलना है डोमेस्टिक व्यापार होते थे, विदेशी व्यापार होते थे। डोमेस्टिक व्यापार को बोला जाता था स्वदेशी व्यापार, स्वदेशी, और इसे बोला जाता था विदेशी व्यापार को नाना देशी। स्वदेशी व्यापार, नाना देशी व्यापार। व्यापारियों का संघ होता था। आज भी ट्रेड यूनियन है, व्यापार जो है या मजदूर है, उनका एक यूनियन ग्रुप होता था। तो व्यापारियों का एक संघ होता था। किस तरीके के संघ थे? संघ में भी दो का नाम आता है एहोल के नाम पे, लवाल। मणिग्रानम। देखिए एहोल, जो चालुक्य थी उसकी राजधानी एहोल थी। एहोल, एहोल, एलावाला एक संघ है, अर्थात याद रखिए, सिंपल भाषा में बोलूं, एहोल संघ याद रखिए। ये वाला सबसे इजी है, एहोल संघ। दूसरा है मणिग्रानम संघ। ये दोनों क्या है? बोलेंगे संघ है। किस चीज के संघ है? तो दोनों ट्रेड यूनियन है, ये व्यापार का एक यूनियन है। अर्थात व्यापारी लोग आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लिए, समूह बना लिए, जिसमें इन्होंने दो संघ का निर्माण किया, एहोल संघ और मणिग्रानम संघ। इनका कार्य क्षेत्र स्पष्ट नहीं है, बट एहोल जो है, इनका जो व्यापारियों का समूह है, वो व्यापार कर रहा है, बोलेंगे पश्चिम की ओर, मतलब यूरोप, अरब देश के साथ, अफ्रीका के साथ। और जो मणिग्रानम है, ग्रानम, मणिग्रानम, ये कहाँ कर रहा है? तो आसियान के साथ और चीन के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकता, ये भी कर सकता था। हालांकि थोड़ा डिवीजन कर दिया गया था कि पश्चिम की ओर ये होल करेगा और मणिग्रानम आसियान चीन के साथ ट्रेड करेगा, जो ही वस्तु सामान बेचना है। व्यापारियों में बहुत यूनिटी थी। व्यापारी क्या करते थे? व्यापारी राजा को टैक्स देते थे। राजा को टैक्स दे रहे हैं, जरूरत पड़ने पे बोलेंगे ऋण दे रहे हैं, डेवलपमेंट या विकास का काम कर रहे हैं, बहुत सारे विकास कर रहे हैं, जैसे सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, बांध का निर्माण करना हो, विकासात्मक कार्य कर रहे हैं। रिजल्ट ये है कि जो राजा था, अगर व्यापारी राजा को टैक्स दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, अगर राजा को ऋण दे रहा है, टैक्स टैक्स दे रहा है, ऋण दे रहा है, विकासात्मक कार्य कर रहे हैं, तो राजा भी व्यापारी को बहुत तरीके का छूट देता था। जो इनका संघ होता था, क्या लिखेंगे? इनका संघ एक तरीके से
बहुत ज़्यादा छूट मिला था, रियायत मिली थी। प्लस जो व्यापारी होते थे इनकी खुद की सेना होती थी, सेना थी। बंदरगाह पे इनकी कमेटी थी, बंदरगाह का संचालन कर रहे हैं ये, शहरों का संचालन कर रहे हैं। शहर क्या है, शहर तो व्यापार का हमेशा सेंटर रहते हैं। उद्योग और व्यापार शहर के सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, शहर का मूल कारण है। तो शहरों की देख रेख व्यवस्था कौन करेगा? शहर स्वात होते थे चोल काल में। जब शहर स्वात हो रहे हैं तो देख रेख कौन करेगा? कमेटी करेगी। कमेटी किसकी होगी? निश्चित है, व्यापारियों की होगी। बंदरगाह है, बंदरगाह से सामान आ रहे जा रहे हैं, तो इसकी देख रेख कौन करेगा? इसकी देख रेख भी व्यापारी करेंगे। तो व्यापारियों का अपना खुद का एक सेना होता था, और बाकी राजा इनको पूरी तरीके से साथ छूट दिया हुआ था। जरूरत पड़ने पे अगर वो पूछता है कि अपनी मुद्रा का टंकन करते थे, टंकाल करते थे, बिल्कुल अपनी मुद्रा भी छापते थे। मुद्रा का टंकन कर रहे हैं, छाप रहे हैं मुद्रा, व्यापारी। मुद्रा का टंकन है, मुद्रा छाप रहे हैं, खुद की करेंसी व्यवस्था थी। इसमें शब्द नोट करिए, इसे अंडरलाइन करिएगा। स्वदेशी, स्वदेशी मतलब डोमेस्टिक व्यापार। कभी कभी ये पूछता है नाना देशी का मतलब क्या है। यह नाना देशी शब्द, यह विदेशी व्यापार को क्या बोलते थे चोल काल में, आपको लिखना है। नाना देशी बोला जाता था। संघ में कभी पूछता है एहोल क्या है? संघ तो ट्रेड करने वाला संघ है। मणिग्रानम, ये भी ट्रेड करने वाला संघ है। तो इस तरीके से व्यापार है, व्यापार ही था जिसके कारण से अधिक पैसा आया, राजस्व अधिक आया। चोलों के पास उन्होंने मजबूत नौसेना का निर्माण किया था। शासन प्रशासन चोल प्रणाली का बहुत ही बेहतरीन है। इन्होंने साम्राज्य को लंबे समय तक बनाए रखा, लेकिन इनके लिए खतरा बाद में सामंतों ने उत्पन्न किया। चोलों के मंदिर देखिए एक बार, वास्तुकला में मंदिर। मंदिर उस समय क्या चला था दक्षिण भारत में? द्रविड़ शैली, ये सब पढ़ चुके हैं आप। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। नहीं पढ़े देख लीजिएगा पुराना वीडियो। तो मंदिर निर्माण की दक्षिण भारत में कौन सी शैली चलती है? दक्षिण भारत में चलती है द्रविड़ शैली बोला जाता है, जिसमें मुख्य द्वार, ये जो द्वार है, गोपुरम, और आगे क्या है? विमान। दो प्रमुख होते हैं मंदिरों में, विमान और गोपुरम, जो उत्तर भारत में बिल्कुल नहीं मिलते। उत्तर भारत की जो शैली होती है उससे हट के है। दो शब्द है, एक है विमान और गोपुरम, मिलते हैं वहाँ के मंदिरों में। सीधा ऐसे जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर मंदिर, तो विमान और गोपुरम, ये शैली था। बाद के चोल काल में जैसे जैसे राजा हैं, समय के साथ और निखरा, अलंकृत हुआ, सुशोभित हुआ, सुसज्जित हुआ। कला का जब भी भाग आता है हमेशा आपको शब्द सुंदर लिखने होते हैं और क्लिष्ट शब्द रहते हैं। यही है आर्ट्स और कला। तो मंदिर में लिखना है द्रविड़ शैली का विकास हुआ, विमान गोपुरम प्रमुख थे। कुछ मंदिर है, कुंभकोणम, कुंभकोणम, कुंभकोणम में लिखना है आपको नागेश्वर स्वामी मंदिर। नागेश्वर स्वामी मंदिर। फिर लिखिए तंजौर, तंजौर में लिखेंगे बिरदेश्वर मंदिर, बिरदेश्वर मंदिर। फिर लिखेंगे जो गंगई कोट चोलपुरम था, गंगाई कोड चोलपुरम मंदिर। जितने भी मंदिर है बाद में और मंदिर पढ़ेंगे आप, जैसे कंपेश्वर मंदिर। इस सब जहां भी लग रहा है आपको नागेश्वर बिदेश्वर, ये है किसको समर्पित है? भगवान शिव को। अर्थात जो चोल हैं शिव के उपासक हैं। तो शिव जी के बड़े बड़े मंदिर बनाए, सबसे बृहद था बिदेश्वर मंदिर, राज राजा ने बनाया था। पूरा भारत का सबसे बड़ा मंदिर था, 216 फीट उस समय का था। चोलों की भौतिक उपलब्धियों को दर्शाता है कि कितने इनके पास क्षमता थी, भौतिक उपलब्धियां चरम पे थी। रिजल्ट है उस तरीके से मंदिर बने। तो वास्तुकला थी,
जो राजा था, राजा की मृत्यु होने के बाद इनकी भी पूजा की जाती थी। क्या बोलेंगे? पूजा की जाती थी, मंदिर बनते थे। तो राजा के सम्मान पे एक तो मृत्यु होने पे पूजा पाठ चल रहा है, दूसरा मंदिर ही बनता था। तो राजाओं का मंदिर बन रहा है, चित्रांकन भी होता था। अगर कोई आ जाता था बाहर का अतिथि, विदेशी कोई अतिथि है, तो उनका भी चित्रांकन होता था मंदिरों में। अर्थात चित्रकला का भी खूब विकास हुआ था। चोलों के समय चित्रकला का भी विकास हुआ था। एक दिखाई देता है इसी बिदेश्वर मंदिर में, मार्को पोलो। देखिए मार्को पोलो कौन है? मार्को पोलो एक विदेशी है। कहाँ का निवासी है? तो बोलेंगे वेनिस। वेनिस कहाँ है? इटली में। मार्को पोलो एक यात्री है, विदेशी यात्री है, ट्रेड करना चाहता था भारत के साथ, चीन के साथ। तो मार्को पोलो चला वेनिस से। इसने पूरा भारत का भ्रमण किया होगा और चीन का भ्रमण किया। बोला जाता है ये रेशम मार्ग का अनुसरण करते हुए चीन से फिर दक्षिण भारत होके ही गया था। तो मार्को पोलो आया था, भ्रमण किया, तो उसी का एक चित्रांकन किया गया मंदिर में, बिदेश्वर मंदिर में। टोपी पहना हुआ, मार्को पोलो का टोपी पहना हुआ। प्लस राजा की मृत्यु के बाद उसका भी पूजा किया जाता था। जो महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी होते थे उनका भी चित्रांकन किया जाता था, जो युद्ध में मर गए थे। तो पूजा पाठ का एक तरीका था। बाकी यही तीन आपको लिखना है: गंगई कोटचोलपुरम मंदिर, तंजौर का बिदेश्वर मंदिर, कुंभकोणम का नागेश्वर स्वामी मंदिर। मूर्ति में नटराज की मूर्ति अर्थात भगवान शिव की नटराज की मूर्ति प्रसिद्ध हुई, जो कांच की बनी थी। मूर्ति कला भी थी। जब मंदिर होंगे भव्य भव्य तो मूर्ति भी होगी। जब मूर्ति होगी तो अलग अलग तरीके की मूर्ति होंगी, पाषाण की मूर्ति होगी, कांच की मूर्ति, अनेक धातुओं की मूर्ति होगी। लेकिन जो चोलों की मूर्ति थी, जो वर्ल्ड फेमस थी, आज ही फेमस है, वह है कांच प्रतिभा। कांच प्रतिभा किसकी? कांच प्रतिभा बोलेंगे नटराज। नटराज कौन है? तो भगवान शंकर हैं। इनकी नृत्य करती हुई मुद्रा, नृत्य मुद्रा अर्थात भगवान शंकर को जो है उनकी एक डांस वाली मूर्ति है, नृत्य करते हुए मुद्रा, जिसे नटराज बोला जाता है। ये कांच की बनी हुई मूर्ति है, विशेषकर कुंभकोणम के मंदिर में मिली है, नागेश्वर स्वामी मंदिर में। इसकी बहुत चोरी हुई है। आज भी वर्ल्ड में बहुत सारे विदेशी देश हैं जहाँ के म्यूजियम में ये कांच प्रतिभा मिलेगी, अर्थात नटराज की मूर्ति मिलेगी। जैसे यूएस के, ब्रिटेन में, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में। तो चोरी हो गई है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में जितनी भी मूर्ति थी भगवान शंकर के, उसमें नटराज की मूर्ति विशेष रूप से रहती थी, एक कांच मूर्ति। तो उसको चोरी करके स्मगलरों ने ले लिया था। सरकार कोशिश कर रही है कि विदेशों से लाके फिर से भारत में उसी मंदिर में स्थापित किया जाए जहाँ से चोरी हुई है। तो ये है आपकी मूर्ति कला। ट्रेड आपने देख लिया। आसियान के साथ एक बार थोड़ा ब्रीफ में संबंध समझ लीजिए कि आसियान पे इसका प्रभाव था किसका? चोलों का। प्लस इनके साथ एक मजबूत संबंध भी था, मजबूत संबंध था। अर्थात चोलों का एक प्रभाव था आसियान देश के ऊपर कि वहाँ कुछ भी हो, राजनीतिक दखल अंदाजी हो, किसी को सत्ता बैठाना हो, एक दूसरे पर अटैक करना हो, बिना चोल के नहीं होता था। अर्थात चोल शासकों के परमिशन के बिना नहीं होते थे। तो एक तरीके से चोल शासक क्या थे? किंग मेकर थे। क्या लिखते हैं इतिहास में से? किंग मेकर थे। और इन्होंने मजबूत संबंध भी धीरे धीरे बसाया था। काफी सारे दक्षिण भारत के जो लोग थे आसियान देश में निवास कर रहे थे, म्यांमार में भी निवास कर रहे थे, मंदिरों का निर्माण किया। इसके बाद क्या था? एक शासक का नाम आता है विजया मारुंग, विजया मारंग। तो क्या लिखना है? तो क्या लिखना है? श्री विजया, विजया तुंग बर्मन, विजया तुंग। एक नाम आ रहा है विजया तुंग बर्मन। ये कहीं आसियान देश का एक्सलेंट शासक है, अर्थात श्री विजया राज का शासक है। नाम ही है विजया तुंग बर्मन। इसने
नागपट्टिनम नागपट्टिनम में बौद्ध विहार का निर्माण किया था। तो ऐसा नहीं था कि चोल जो थे सिर्फ भगवान शिव को ही पूजा करते थे। इन्होंने बोलेंगे बौद्धों को भी संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को, साथ साथ में विष्णु धर्म को भी। तो हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। जैन धर्म का पतन हो रहा था चोल काल में। अभी फैक्ट पूछ लेता है, जैन धर्म का पतन हो रहा था, जैन धर्म का पतन हो रहा था, लेकिन बौद्ध धर्म का संरक्षण मिल रहा था। एक एग्जाम्पल दिख रहा है, क्या एग्जाम्पल दिख रहा है कि नागपट्टनम में बौद्ध विहार का निर्माण हुआ। ये कुछ एजुकेशन देख लीजिए, शिक्षा से संबंधित क्या व्यवस्था थी। शिक्षा, जो भी एजुकेशन की व्यवस्था थी, महाकाव्य, बोलेंगे महाकाव्य और पुराणों पे आधारित एजुकेशन दिया जाता था। महाकाव्य और पुराणों पे आधारित एजुकेशन दिया जाता था। जो मंदिर थे, मंदिर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में हमेशा से प्रमुख रहे हैं राजा राजवंशों के लिए। जितनी बड़ी बड़ी मंदिरें होती थी, उतना राजा की भौतिक उपलब्धि और उसका एक शक्ति का प्रदर्शन करता था। तो दक्षिण भारत में भी मंदिर जो थे निर्णायक भूमिका निभाए, गांव को जोड़ने में, लोगों को जोड़ने में। लोग हो, गांव हो, जो आपस में जुड़ रहे हैं। तो जुड़ने का क्या कारण है? मंदिर, मंदिर में ही सभा होती थी गांव की। अगर कोई गांव है, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में, तो गांव का जितना भी फंक्शन वंक्शन होना है, सभा होना है, डिसीजन मेकिंग है, बाजार लगने हैं, वो सब कहाँ लगेंगे? तो बोलेंगे मंदिर में ही लगेंगे। मंदिर एक तरीके का आर्थिक केंद्र था। कुल मिला के क्या बोलेंगे, मंदिर जो था इकोनॉमिक सेंटर, आर्थिक केंद्र थे। इकोनॉमिक्स की सारी गतिविधि मंदिर से चल रही है। बहुत भारी भरकम मात्रा में मंदिर को दान मिलते थे। तो लोग गांव आपस में जुड़ रहे हैं, मंदिर में सभाएं हो रही है, महाकाव्य पुराणों पे आधारित एजुकेशन दिया जा रहा है। कहाँ दिया जा रहा है? मंदिर के अंदर ही स्कूल है, कॉलेज है, महाविद्यालय। तो इसका प्रांगण बड़ा बड़ा होता था, महाविद्यालय लिखेंगे, महाविद्यालय। ये सब जरूरत पड़ने पे अलग से भी होते थे। तो शिक्षा का एक इंटीग्रेटेड व्यवस्था है। ग्रामीण प्रशासन में देखिए, एक है उत्तरा मेरू, उत्तरा मेरू अभिलेख, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है, इसको नोट करिएगा। उत्तरा मेरू अभिलेख किस लिए है? उत्तरा मेरू अभिलेख बोलेंगे जो चोलों की ग्रामीण स्वायत्ता है, अर्थात गांव की स्वायत्ता। तो गांव की स्वायत्ता के बारे में किसमें पता चलता है कि गांव स्वतंत्र थे, राजा को कोई दखल अंदाजी नहीं था, न ही अधिकारियों का था? उत्तरा मेरू अभिलेख से। उत्तरा मेरू अभिलेख में जो गांव थी, गांव है, गांव में लोग हैं, इसकी एक सभा थी, समिति थी। इस समिति में लोग कैसे चुने जाएंगे? लोगों का चुनाव, अर्थात सीधा सा बात करूं मैं, आज के डेट में गांव में क्या होता है? पंचायत होती है, पंचायत का इलेक्शन होता है। उस समय भी सेम यही व्यवस्था थी, कोई अलग नहीं है। तो गांव है, गांव का इलेक्शन हो रहा है, पंचायत हो रहा है, पंचायत हो रहा है, इसके बाद पंचायत की अलग अलग कमेटी बन जाती है, तो सभा बन रही है, कमेटी है उसकी बन रही है। तो लोगों का चुनाव, ये सब किससे पता चल रहा है? उत्तरा मेरू अभिलेख से पता चल रहा है। कुछ क्राइटेरिया है लोगों का कि भ्रष्टाचार ही ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। इस तरीके से जो आज भी मापदंड है कि कोई पागल व्यक्ति चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है, कोई दिवालिया हो गया है वो खड़ा नहीं हो सकता, भ्रष्टाचारी है तो ऐसे भी खड़ा नहीं हो सकता। कुछ अलग नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है, इलेक्शन है पंचायत का, पंचायत में कमेटी है, मुखिया चुना जा रहा है, ये सब चुनाव हो रहे हैं, एक सिस्टम से काम कर रहा है गांव। तालाब का निर्माण करना है, सड़क का निर्माण करना है, नहर बनवाना है, डेवलपमेंट काम करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? गांव, गांव की सभा करेगी, समिति करेगी। ये सब कहाँ पे हो रहे थे? मंदिर में हो रहे थे, मंदिर के प्रांगण में हो रहे थे। यही है उत्तरा मेरू अभिलेख। अब हर चीज लिखाना संभव नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको नोट करते चलिए ब्रीफ में, और पॉज करके नोट करिएगा।
तो इस तरीके से इकोनॉमिक सेंटर भी था मंदिर। मंदिरों को दान जाते थे। दान क्या थे उस समय, दो तरीके के दान होंगे। ब्रह्म देवगा ब्रह्म ब्रह्मदान और दूसरा देवदान। ब्रह्मदान मतलब ब्राह्मणों को दान, और देवदान मतलब मंदिरों को दान। दान दो तरीके का मिलता था। जो चोल थे, वहां देखिएगा, उसी को इधर लिख रहा हूं मैं। चोल शासक जो थे, इन्होंने क्या किया, तो दान पे अधिक फोकस किया, दान अधिक देते थे। और प्राचीन काल में क्या हो रहा था, यज्ञ पे अधिक ध्यान दिया जा रहा था। प्राचीन काल में जो शासक होता था यज्ञ पे अधिक दान दे रहा था, लेकिन चोलों ने दान पे अधिक ध्यान दिया, तो दान अधिक दे रहे थे। ब्राह्मणों को गांव दान दे रहे थे, भूमि दान दे रहे थे, तो ब्रह्म दान कहलाता है। नाम आता है ब्रह्म दान। क्या है, ब्राह्मणों को मिला हुआ दान, गांव दान दे दिए, कोई टैक्स नहीं लगेगा, छूट होगा, एग्रीकल्चर करा सकते हैं। देवदान अर्थात मंदिरों को दिया हुआ, देवताओं को दिया गया दान। तो मंदिर के नाम पे दान, या मंदिर को समर्पित कर दिया 20 गांव। मान लेता हूँ 20 गांव है, मंदिर को दे दिए। मंदिर का सारा डेवलपमेंट, देख रेख, वो सब कौन करेगा, इसी गांव से करेगा। अर्थात इस गांव का जो भी राजस्व इनकम है, राजस्व क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, राजस्व टैक्स प्रणाली को। राजस्व या टैक्स प्रणाली समझिए क्या हो रहा है, कि 20 गांव जो है मंदिर को दिए गए। अब मंदिर का रख रखाव, विकास कार्य करना हो, रिकंस्ट्रक्शन करना हो मंदिर में, तालाब बनाना हो मंदिर में, और मंजिला बनाना हो, मान लेता हूँ कोई इसी के अंदर आवास बनाना हो पुजारियों के लिए, तो इस 20 गांव से जो भी राजस्व आ रहा है, मतलब आय, वो राजा को ना जाके किसको जाएगा, राजा को नहीं गया, राजा को नहीं मिलेगा, अधिकारी को नहीं मिलेंगे, सीधा मंदिर को जाएगा। तो इस तरीके से रख रखाव सिस्टम चलता था। प्लस राजस्व में क्या है उनका, चोलों का राजस्व, ब्राह्मणों को तो दिए, मंदिरों को दिए, इनका राजस्व का सिस्टम ऐसा बोलेंगे कि भू राजस्व सबसे बड़ी थी। शिल्प कीर्ति क्या बोलना है, भू राजस्व, शिल्प कीर्ति है, और व्यापार पे कर है। सबसे बड़ा है, सबसे अधिक राजस्व किससे आ रहा है, सबसे अधिक आ रहा है भू राजस्व, हमेशा से मध्यकाल तक, प्राचीन काल से लेके मध्यकाल तक सबसे बड़ा जो राजस्व का स्रोत है, पैसे का सोर्स है, वो हमेशा भू राजस्व रहा है, अर्थात एग्रीकल्चर, क्या बोलेंगे, कृषि। फिर शिल्प कृति से आ रहा है टैक्स, चोलों को मिल रहे हैं अलग अलग तरीके की शिल्प कृति, देखे कांच का बर्तन है, और फिर जितने भी शिल्प कृति हैं उनसे आ रहा है टैक्स, लगा रहे हैं, व्यापार से टैक्स लगा रहे हैं, पैसा आ रहा है। इस तरीके से ओवरऑल इनका एक सिस्टम है। एक फैक्ट कर लीजिएगा नोट कुल्लू तुंग के बारे में। कुल्लू तुंगा, इसने क्या किया, 72 व्यापारियों का प्रतिनिधित्व, कुल्लू तुंगा ने 72 व्यापारियों का प्रतिनिधि चीन भेजा था, चाइना भेजा था। चीन प्लस चोलों का एक मजबूत संबंध था। काफी सारे चाइनीज चोल साम्राज्य में आते थे, और चोल के जो भी चोल साम्राज्य के व्यापारी थे, लोग थे, वो चाइना जाते थे। तो चाइना और चोलों के बीच, अर्थात चीन और चोल साम्राज्य के बीच एक मजबूत संबंध था। व्यापारी का प्रतिनिधि जा रहा है, किसके समय जा रहा है, कुल्लू तुंग के बारे समय जा रहा है। एक दूसरे में राजदूत नियुक्त कर रहे हैं, दूतावास है समझिए एक तरीके से, दूतावास, और ट्रेड कर रहे हैं। बस यही है आपको। और इसके लिए जो प्राचीन काल का चोल है, प्राचीन चोल, जिसमें संगम काल है,
संगम काल और प्राचीन चोल का जो वीडियो मिलेगा पहले उसको आप देखिएगा, फिर मध्यकाल का देखिएगा। अब एक इंटीग्रेटेड आपको सोच विकसित होगा, नोट्स बना लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, बने रहिए टू डू आईएएस में, फिर मिलेंगे हम।